नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आस इंस्टीट्यूट में। भारत में राष्ट्रवाद ये एक ऐसा टॉपिक या चैप्टर्स जो भी कह लीजिए आप, एक ऐसा चैप्टर्स है जिसके बारे में अगर विभिन्न बिंदुओं पर हम चर्चा करें तो शायद बहुत ही लंबा वक्त लगेगा। फिर भी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और एकेडमिक क्लासेस में 10th और 12th के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें कुछ बिंदुओं पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, साइमन कमीशन, जो अक्सर कई बोर्ड एग्ज़ाम्स में और बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं साइमन कमीशन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं साइमन कमीशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि साइमन कमीशन का अर्थ क्या है। साइमन कमीशन क्या है? देखिए, साइमन नाम से पता चल रहा है किसी न किसी व्यक्ति का नाम है, और कमीशन का अर्थ होता है आयोग, जो अक्सर सभी आप लोग जानते होंगे। तो साइमन कमीशन एक ऐसा आयोग है, एक ऐसे टीम है, ग्रुप समूह कह सकते हैं आप, कुछ व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया, जिसमें 7 ब्रिटिश सांसद थे। साइमन कमीशन एक ऐसा आयोग था जिसमें 7 ब्रिटिश सांसद थे, और इसके अध्यक्ष एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिसका नाम था सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन। तो ये वो ब्रिटिश अधिकारी हैं जिनके नाम पर ही इस आयोग का गठन किया गया है, इसीलिए इसका नाम पड़ा साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन की अध्यक्षता में, इन्हीं की अध्यक्षता में बनाया गया, ये गठन किया गया। इसका जो गठन हुआ साइमन कमीशन का 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन में। देखिए, जब तक कि भारत में पार्लियामेंट्स नहीं थे और भारत में शासन अधिनियम के तहत यहाँ पर उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल या पार्लियामेंट की स्थापना नहीं की थी, तब तक भारत में जितने भी कानून यहाँ लागू किए जाते थे वो ब्रिटेन से ही बनकर आते थे। तो ब्रिटेन में ये कानून लागू किया गया, ये कमीशन बनाया गया था 8 नवंबर 1927 को, और 7 सदस्यों की ये टीम भारत पहुंची 3 फरवरी 1928 को। साइमन भारत कब पहुंचे? 3 फरवरी 1928। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था, आखिर इसके गठन के पीछे क्या अंग्रेजों की मंशा क्या थी, उसका उद्देश्य क्या था। तो इसके उद्देश्य को जानते हैं। तो साइमन कमीशन के गठन के पीछे कई उद्देश्य थे, उनमें से कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले साइमन कमीशन का पहला उद्देश्य यह था कि भारत में एक संघ व्यवस्था हो जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतों को एक साथ शामिल किया जाए। उद्देश्य क्या था पहला? भारत में संघ व्यवस्था, और इस संघ व्यवस्था में ब्रिटिश भारतीय प्रांत का अर्थ क्या हुआ? ब्रिटिश भारतीय प्रांत अर्थात वो प्रांत जो अंग्रेजों के अधीन थे, और इसमें वो देशी रियासतों को भी शामिल करना चाहते थे। यानी भारत में संघ व्यवस्था हो जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतें दोनों
शामिल हो, केंद्र में एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी लागू हो, केंद्र में एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था, यह था दूसरा पॉइंट कि जो सेंटर हो, सेंटर में एक वैलिड गवर्नमेंट की स्थापना हो, उत्तरदायी गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, जो देश के प्रति, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत दोनों के प्रति उत्तरदायी हो। और एक महत्वपूर्ण बिंदु पे भी चर्चा करना चाहेंगे कि इसका उद्देश्य था कि भारत में वायसराय, जो कि पहले गवर्नर जनरल कहे जाते थे, वायसराय एवं प्रांतीय गवर्नर, प्रांतीय गवर्नर, इन दोनों को विशेष शक्तियां मिले, विशेष शक्तियां प्राप्त हो। तो ये है वो महत्वपूर्ण बिंदु जिसका उद्देश्य था साइमन कमीशन का कि भारत में एक संघ व्यवस्था हो जिसमें ब्रिटिश, भारतीय प्रांत और देशी रियासत शामिल हो, एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो केंद्र में, और साथ ही साथ ब्रिटिश जो वायसराय थे और प्रांतीय गवर्नर, उनको विशेष शक्तियां दी जाए। अब इनका उद्देश्य से यह पता चलता है कि साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक सुधार चाहते थे, यानी एक प्रकार के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जिस समय की जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों की जांच करना भी इनका एक मुख्य उद्देश्य था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आयोग का गठन तो किया गया, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे। ये जो साइमन कमीशन था, ये 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, यानी 7 इसमें केवल ब्रिटिश थे। और जब ये साइमन कमीशन भारत आया, तो भारत आने के बाद हमारे देश के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी नेताओं ने जब इस कमीशन से बात की, तो कमीशन के सबसे बड़े अधिकारी सर जॉन साइमन ने कहा कि इसमें किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया जा सकता है। तब जाकर साइमन कमीशन का विरोध शुरू हो गया। तो आइए अब हम देखते हैं कि साइमन कमीशन का विरोध कैसे शुरू हुआ और किस प्रकार इसका रिजल्ट रहा। आइए हम आगे कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो साइमन कमीशन का विरोध, मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन, मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन 1927 में किया गया, जिस मद्रास को आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, पहले एक भारत का ये प्रांत था ये। तो मद्रास में जब कांग्रेस का अधिवेशन किया गया, उस अधिवेशन में सबकी सहमति से यह निर्णय लिया गया कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाए, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और बाकी अन्य राजनीतिक पार्टियों और समूहों ने इसका मिलकर विरोध किया और सभी ने निर्णय लिया कि इसे भारत में लागू होने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जब साइमन कमीशन देश के जिन जिन क्षेत्रों में पहुंचने लगे, वहां उनका विरोध शुरू हो गया। जैसे कि जब लखनऊ पहुंचे, वहां विरोध किया गया, पुणे, विजयवाड़ा, मद्रास, दिल्ली, लाहौर, देश के अन्य क्षेत्रों में जहां जहां भी साइमन कमीशन पहुंचे, वहां इनका विरोध शुरू हो गया। अब इसके विरोध के स्वर में एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा, जो आप लोगों ने शायद सुना होगा, गो बैक साइमन का नारा लगा। तो विरोध के रूप में देखा जाता है कि एक प्रसिद्ध नारा जो गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, जिसे हम कह सकते हैं कि साइमन वापस जाओ, हिंदी में साइमन वापस जाओ। तो ये नारा पूरे देश में लगाए जा रहे थे और साथ ही साथ विरोध के रूप में काले झंडे दिखाए जा रहे थे। काले झंडे विरोध का प्रतीक होते हैं, तो जगह जगह काले झंडे भी दिखाए जा रहे थे। इसी प्रकार विरोध का यह प्रदर्शन देश के हर क्षेत्रों में हो रहा था।
लेकिन जो भारत के पश्चिमी प्रांत जो अभी आपका पंजाब है, जिस प्रांत में अभी पाकिस्तान है, पहले पंजाब प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान ये क्षेत्र, तो पंजाब प्रांत के लाहौर में पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय उस क्षेत्र में सैमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व कर रहे थे। तो लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है, वो पंजाब में विरोध का नेतृत्व कर रहे थे। पंजाब, तो पंजाब का वो क्षेत्र लाहौर, तो लाहौर में केवल लाला लाजपत राय ही विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि कई ऐसे क्रांतिकारी संगठन जो उस समय उसी क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय थे, जिसके बारे में सभी जानते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, ये सभी जो आंदोलनकारी थे, जो क्रांतिकारी थे, इन सब का समूह इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा सक्रिय था और लाला लाजपत राय से ये बहुत जुड़े हुए थे, इनका बहुत ही करीबी संबंध था। तो 30 अक्टूबर की बात है कि पंजाब प्रांत के लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 लाहौर में विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे और उस समय पुलिस अधीक्षक जो थे स्कॉट और एक उप अधीक्षक था जिसका नाम था सैंडर्स। पुलिस अधीक्षक जिसे हम पुलिस सुपरिटेंडेंट कहते हैं। तो यहाँ पर दो पुलिस अधिकारी का नाम आपको जानना चाहिए, एक हैं स्कॉट और दूसरे हैं सैंडर्स। ये पुलिस अधीक्षक थे, पुलिस अधीक्षक, और ये पुलिस उप अधीक्षक थे। तो इस क्षेत्र में स्कॉट ने ये लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया और लाठीचार्ज जगह जगह किए गए थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाब प्रांत में ही लाठीचार्ज किए गए थे, पुणे, लखनऊ, विजयवाड़ा वहाँ भी किए गए थे। और जब उन क्षेत्रों में लाठीचार्ज किया गया था, जैसे लखनऊ में जब लाठीचार्ज किया गया था तो पंडित नेहरू, उनके पिता मोतीलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, ये सभी घायल हो गए थे। लेकिन सबसे दर्दनाक घटना जो घटी 30 अक्टूबर 1928 को पंजाब के लाहौर प्रांत में, यहाँ पर जब स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया तो यहाँ पर लोगों को बेरहमी से पीटा जा रहा था। हालांकि इन घटनाओं को देखकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के मन में गुस्से उबाल ले रहे थे, इनके मन में क्रोध की भावनाएं पनप रही थी, वो उसका खुलकर विरोध करना चाहते थे। लेकिन लाला लाजपत राय ने उन्हें शांत रहने को कहा। लेकिन देखते ही देखते पुलिस अधीक्षक स्कॉट लाला लाजपत राय के नज़दीक आते हैं और उन पर लाठियां बरसाना शुरू कर देते हैं। लाला लाजपत राय को छाती पर लाठियों से वार किया गया, उनके पूरे शरीर को लाठियों से बेरहमी से पीटा गया। और जब उन्हें पीटा जा रहा था तो लाला लाजपत राय के मुंह से एक आवाज़ निकल रही थी। उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर बरसाए गए हर लाठी एक समय आने पर अंग्रेज़ों के तबूत की कील बनेगी, अर्थात अंग्रेजी शासन के अंत की शुरुआत होगी। तो लाला लाजपत राय लाठी की चोट से इतने ज़्यादा घायल हो गए कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और आखिरकार 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय इसी लाठियों के मार के कारण शहादत का कारण बने और इस देश के लिए वो शहीद हो गए। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण ये सैमन कमीशन का विरोध और उनकी जो मृत्यु हुई, लाला लाजपत राय, वो डेट है 17 नवंबर 1928, ये उनके मृत्यु का डेट है। जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और जितने भी उनके क्रांतिकारी समूह के सदस्य थे, उन सभी में क्रोध की भावनाएं इतनी ज़्यादा प्रबल हो चुकी थी, तो सभी चाहते थे कि खून का बदला खून से लिया जाए। और उस समय सभी तत्काल जो पुलिस अधीक्षक थे स्कॉट और सैंडर्स, उनको वो जान से मारना चाहते थे। और अगले ही महीने दिसंबर 1928 में स्कॉट और सैंडर्स को मारने की योजना बनाई गई।
भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, इन्हीं सभी साथियों ने। और जब सैंडर्स अपने दफ्तर से बाहर निकला तो उसको स्कॉट समझकर बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु ने गोली मार दी और भगत सिंह ने भी उसके सर पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। यानी लाला लाजपत राय की शहादत का बदला स्कॉट के बदले सैंडर्स को देना पड़ा था। और इस प्रकार आगे की जो आंदोलनकारी की बात हम करें, अगर भगत सिंह के क्रांतिकारी दल की बात करें तो उन्होंने आगे चलकर फिर असेंबली में बम भी फेंका और वो खुद गिरफ्तार भी हो गए थे और अंततः उसे लाहौर षड्यंत्र के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ये टॉपिक जो है बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, जिसकी चर्चा हम आगे फिर कभी करेंगे। लेकिन यहाँ मेरा मुख्य उद्देश्य था कि साइमन कमीशन के बारे में जानकारी देना कि साइमन कमीशन क्या था। आखिरकार देखा जाए तो साइमन कमीशन भारत में असफल रहा और उन्हें भारत से वापस जाना पड़ा। तब तक क्योंकि एक साइमन कमीशन जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, चौरा चौरी का कांड होने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, तो एक ठहराव आ गया था भारतीय आज़ादी की लड़ाई में। लेकिन साइमन कमीशन फिर से आज़ादी की लड़ाई का एक कारण बना और कहीं ना कहीं फिर से ये चिंगारी फूटी और देशभक्ति की लहर, राष्ट्रवाद की लहर लोगों के मन में फिर से आगे बढ़ी। और ये राष्ट्रवाद की लहर ऐसे नहीं थमी और ये लहर आगे जाकर देश की आज़ादी तक चलती रही थी। तो आशा करता हूँ कि आपको साइमन कमीशन के बारे में जो हमने जानकारियाँ शेयर की वो ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया होगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।